अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। यानी पहला सेट आप लोगों ने देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं। प्यारे दोस्त, यहाँ पर जो भी प्रश्न हम लोग करेंगे ये सभी के सभी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और हम लोग टारगेट किसका किए हैं, तो एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी का, और साथ ही साथ दोस्तों आरपीएफ में जो है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई सभी में कामगार साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। चलिए दोस्त, हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे बात करने में, बकवास की बातें नहीं होगा, डायरेक्ट हम चलते हैं टू द पॉइंट पर। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले माता सरस्वती का वंदना करेंगे और माता सरस्वती के चरणों में शीश नमाएंगे और अपनी कहानी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्त। चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्त। एक बार सभी लोग प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अपने साथ में दोस्त एक पेपर पेन जरूर लेकर बैठें, पेपर पेन जरूर लेकर बैठिए दोस्त। इसको आप लोग हल करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। बताइए, कहा गया है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यह आपसे पूछा गया है। कक्षा में 2 कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, बॉय हैं और कौन हैं, तो गर्ल हैं। बॉय और गर्ल 2 कैटेगरी के विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हुए हैं। इनका औसत की बात करते हैं। बॉयज़ का औसत यानी छात्रों का जो औसत है प्यारे दोस्त वह 12 है, और वहीं पर लड़कियों यानी गर्ल का जो औसत है, छात्राओं का औसत है, वह 14 दिया है। क्लियर है। ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल 13.1 दिया है औसत। ठीक, अब यहाँ से लगा देंगे हम लोग एलिगेशन। कैसे करते हैं भैया, ऐसे यहाँ से घटाते हैं। ठीक है, घटाइए। 13.1 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1.1। 14 में से 13.9 घटाइएगा तो 14 में से 13.1 घटाएंगे, 9 बचेगा। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी 9 संबंधी 11 का यहाँ से रेशियो आ गया। 9 संबंधी 11 का रेशियो आ गया। अब सबसे बड़ी बात आपके सामने यहाँ पर आती है कि जो रेशियो आया है किसका है, रेशियो किसका है, तो आप लोग ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। औसत बराबर होता क्या है दोस्त, औसत बराबर क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं औसत यानी एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर, यानी सभी पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। देखिएगा, अगर आप एलिगेशन लगाते हैं औसत में, अगर आप एलिगेशन औसत में लगाएंगे तो नीचे जो भी रहेगा ना उसी का रेशियो आता है, अनुपात उसी का आता है। तो अनुपात किस नीचे क्या है, यहाँ पर संख्या है, संख्या है। अब कुछ भी संख्या हो सकता है, छात्रों की संख्या है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर छात्रों की संख्या है, ये छात्रों की संख्या हो जाएगा। तो नीचे जो भी मान रहता है वही अनुपात आता है। तो 9 संबंधी 11 क्या है, छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात है। कक्षा में 9 छात्र हैं, यानी देखिए छात्र कितने हैं, 9 हैं, छात्राएं कितनी हैं, 11 हैं। तो कक्षा में कहा है कि 9 छात्र हैं, यानी 9 अनुपात का मान कितना है, 9 है। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 1 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 1 हो गया। पूछा है कुल छात्रों की संख्या बताइए, तो कुल छात्र कितने हो गए भैया, 9 अनुपात तो लड़के हैं, 11 अनुपात लड़कियां हैं, 11 9 20 अनुपात हो गए। तो 20 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान अगर 1 है तो 20 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं इस कक्षा में, तो आप बताएंगे भैया 20 विद्यार्थी टोटल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 20 विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हैं। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एक बार सभी लोग बताइए दोस्त कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत परेशानी है तो आगे चला जाए। एक बार दोस्त बता दीजिए कोई दिक्कत है क्या इसमें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहा है
तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदे थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 64, प्यारे दोस्त यहाँ पर सुधार करेंगे, 64 नहीं है, ये 54 है दोस्त। कितना है? ये 54 है, ठीक है। 64 नहीं है, 54 है। 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? अब देखिए, दो कैटेगरी के गेंद हैं, लाल है और नीला है, ठीक है भाई। लाल गेंद हैं, लाल गेंद हैं, और कौन से गेंद हैं? तो आप बताएंगे भैया नीले गेंद हैं। लाल और नीले गेंद हैं, क्लियर है। लाल और नीले गेंद हैं। लाल गेंदों की संख्या कितनी है भैया? तो लाल गेंदों की संख्या यहाँ पर देखिए दिया गया है 44। लाल गेंदों की संख्या क्या है? 44 है। और नीले गेंदों की संख्या कितनी है? तो आप बताइए भैया। 36 है। 36 है। इसका आप रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 9 बार में जाएगा। यानी क्या हो गया? 11 संबंधी 9 के अनुपात में गेंदों की संख्या आ गई, ठीक है। यदि नीले गेंदों की संख्या कितनी है? 54 है। नीला गेंदा मतलब 9 अनुपात का मान क्या है दिया है यहाँ पर? 9 गेंदे के 9 अनुपात का मान 54 दिया है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 9 से काटेंगे, 9 छक्का 54, 1 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्त 6। 1 अनुपात का मान 6 हो गया। तो बोला है थैले में लाल गेंदों की संख्या बताइए। लाल गेंद का अनुपात क्या है? 11 है। 1 अनुपात का मान अगर 6 है तो 11 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 6 से गुना कर देंगे तो 11 छक्का 66। लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बताएंगे भैया 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिएगा। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताइए। चलिए दोस्त, अब यहाँ पर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। लंबवृत्तीय जो शंकु होती है प्यारे दोस्त, उसका आयतन क्या होता है? एक बार सभी लोग कमेंट में बताएंगे आयतन क्या होता है। चलिएगा, देखिए एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, जो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है उसमें एक कंडीशन दिया गया है, जो उसमें आधार की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई का क्या है? तो 1/3 है। यानी सीधी बात हम यह कह सकते हैं, जो आर है वह क्या है? ऊंचाई का कितना है? 1/3, मतलब h/3 है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम कह सकते भैया h बराबर हम कह सकते हैं 3 यार। बोलिए, कह सकते नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 3r हो जाएगा। कोई दिक्कत? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर h होता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। संबंध है। और यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है? गोलार्ध। गोलार्ध का जो आयतन होता है वह होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर हम आर को कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर ले लेंगे, ठीक है। चलिए, हम आर के जगह क्या लिख सकते हैं दोस्त? h/3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम कुछ काटेंगे, जो कटेगा पहले उसको ख़त्म कर लीजिए ताकि छोटा हो जाए, ठीक है। देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो h/3 लिख सकते हैं। तो h/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और गुणे ये तो h, ये वाला h है, ये है संबंध है। यहाँ से क्या बचेगा? 4r का क्यूब बचेगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे आप तो यह h का क्यूब बटे 9 हो जाएगा। संबंध है, सॉरी ये बराबर है दोस्त, बराबर करेंगे, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर बराबर है, बराबर बोला गया, यहाँ पर बराबर है तो बराबर करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4r का क्यूब, ठीक, 4r का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए r जो है h के नीचे हो जाएगा, और ये जो 9 है 4 में गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है h का क्यूब बटे कैपिटल R का क्यूब बराबर 9 चौको 36 हो जाएगा। 36 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा,
बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए एक बार, हम एच की जगह क्या लिख सकते हैं, 3r लिख सकते हैं। तो 3r का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 27r का क्यूब बटे कैपिटल R का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 36। 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 चौको 36। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से r का क्यूब बटे कैपिटल R का क्यूब बराबर 4/3। 4/3 यानी r संबंधी कैपिटल R का मान हो जाएगा, देखिए ये क्यूब हटेगा तो रूट में आ जाएगा, रूट मूल इसका 3 होगा, 4 संबंधे यह मूल 3√3 हो जाएगा। तो इसका यही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक है, यहाँ पर मूल 3 है, यह नहीं लिखा गया है, इसको सुधार कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत, कैलकुलेशन है दोस्त, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, और हर प्रश्न का दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जो भी शॉर्टकट ट्रिक होगा, ठीक है, उसको हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर बोला गया है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, ठीक, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं दोस्त, आप एक बात जानते हैं कि जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर दिया है कि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर क्या है, 2 है। बहुलक माइनस माध्यिका बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। क्लियर है, तो हम बहुलक की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माध्यिका लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर चले आएंगे। ठीक, 2 प्लस माध्यिका लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। यानी बहुलक की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माध्यिका लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, बहुलक की जगह लिखेंगे, बहुलक की जगह लिखेंगे 2 प्लस माध्यिका। ठीक, 2 प्लस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्लियर है, यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लेकर जाइए इधर, चलिए ये जो माध्यिका है इसको इधर लेकर आएंगे तो एक माध्यिका घटेगा 3 माध्यिका में से, तो क्या बचेगा, इधर तो 2 हो जाएगा, इधर होगा 2, 3 माध्यिका में से एक माध्यिका घट ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माध्यिका। 2 माध्यिका यहाँ से हो जाएगा। ठीक, 2 माध्यिका हो गया माइनस का 2 माध्य हो गया। ठीक है, 2 कामन ले लेंगे, तो 2 कामन लेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ से हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही पूछा है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर कितना है, तो कितना है भैया, 1 है दोस्त। कितना है, 1 है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है बताएं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही, एक कंपनी है उसकी जो बिक्री है कैसी रही, आप लोग ज़रा बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उसकी बिक्री कैसी रही। कौन सा कथन इसका पर्याप्त होगा, बताएंगे एक बार, कौन सा कथन इसका पर्याप्त होगा।
कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? देखिएगा, कंपनी जो है यहाँ पर बोला गया है, कंपनी ABC ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे हैं। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पादन नहीं है, यानी कंपनी केवल और केवल साबुन बनाता है। यह बताता है, दूसरा जो ये कथन है यह बताता है कि इसके पास कोई दूसरा उत्पादन नहीं है। लेकिन कंपनी की बिक्री कैसी रही, यह पहले ही कथन से पता चल जा रहा है। ठीक है, तो पहले ही कथन से पता चल जा रहा है, यानी कथन 1 पर्याप्त है लेकिन कथन 2 पर्याप्त अकेले नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उचित जवाब देने के लिए ये केवल एक अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भैया। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? दोस्त, जो आरंभ में निवेश किया गया है, हमेशा जो निवेश करते हैं ना, वो जो मूलधन होता है वह 100% के बराबर होता है। क्लियर है? 100% के बराबर होता है। उसको कितना मिला है? 942 रुपये मिला है, यानी ये क्या है? यह मिश्रधन है। मिश्रधन यानी अमाउंट है। अब अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज, 100% मूलधन और इसमें प्लस ब्याज को जोड़ेंगे। ठीक है, यही होता है क्या चीज़? अमाउंट होता है। ब्याज कैसे निकालेंगे? 80% से निकालेंगे, यानी 9.5 का गुना करेंगे किस में? 6 में। तो 9.5 का गुना 6 में करिए, कितना हो जाएगा? 9 6 54, 3 57, 57 हो जाएगा। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्त? अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 57%, 157%। भाई ब्याज क्या है? 57%। भाई ब्याज क्या है भाई? 9.5 में जब 6 का गुना करेंगे 57 आएगा। 57 प्लस 100 यानी 157 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 157% का मान आपके सामने दिया गया है। 157% का मान आपके सामने दिया गया है। कितना है भैया? 942 रुपये है। कितना है? 942 रुपये है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? इससे काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, यानी 1% का मान कितना है? 6। 1% का मान कितना है? 6 रुपये है। तो मूलधन पूछा गया है, निवेश किया गया राशि पूछा है, यानी 100% का मान पूछा गया है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान निकालने के लिए 6 में 100 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ से 600। कितना होगा? 600। तो कितना निवेश किया गया था? मूलधन क्या है इसका? 600 रुपये है। क्लियर है? बताइए, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है? 15,376 का वर्गमूल पूछा गया है। इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए, अगर इकाई का, सबसे पहले 2-2 का जोड़ा लगा लेंगे यहाँ से, 2-2 अंक का जोड़ा लगा देंगे यहाँ से। चलिए, इकाई का अंक 6 है, यह प्रश्न है। प्रश्न का इकाई का अंक अगर 6 है तो इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा? या तो 4 आ सकता है, ठीक है, या तो 6 आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 153 किसके वर्ग के आसपास होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? तो 144 होता है। ठीक, और 13 का क्या होता है? 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169। अब 153 इन्हीं के बीच में कहीं आएगा, तो हमेशा छोटा वाला लेना होता है, तो 12 लेंगे। यहाँ पर 12 लेंगे। अब बताइए, इसके 2 आंसर आ रहे हैं तो एक ही सही है। कैसे पता करेंगे? 12 लिए हैं हम, 12 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 13 होता है। 13 का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 का 36, हासिल का 3, 12 कम 12 3 15, 100 कितना हो गया? 156 हो गया। अब पता करेंगे कि 153 से अगर 156 छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा होगा तो छोटा वाला उत्तर, बड़ा होगा तो बड़ा वाला उत्तर। तो 153 156 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या होगा? छोटा वाला, मतलब 124 होगा। 124 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 124 इसका
सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। 3 टैंकर हैं, ए है, बी है और सी है। इसको भरने में कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं। टैंकर सी टैंकर बी से दो गुना तेज है। टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। अब टैंकर बी की बात किया जाए, टैंकर बी जो है टैंकर ए से 2 गुना तेज है। टैंकर ए की क्षमता क्या है? 1, तो टैंकर बी की क्षमता क्या हो जाएगा? 2। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है, तो टैंकर सी कितना हो जाएगा? बी से 2 गुना, बी का 2 गुना 4 हो जाएगा। इनकी क्षमता निकल गया, तो कितनी क्षमता टोटल, अगर ये सब 10 घंटा काम करेंगे मिलकर तो कितनी क्षमता से काम करेंगे? 4 2 6 1 7। 7 की क्षमता से काम करेंगे 10 घंटा, तो कितने काम होंगे? 70 काम। टोटल कितने काम है? 70। अब ये 70 काम अगर अकेले ए करेगा तो ए की क्षमता से करेगा। अगर ए करेगा अकेले कितनी की क्षमता से? ए की क्षमता से, तो कितने दिन में काम समाप्त कर देगा? 70/1, यानी कितने दिन में? 70 दिन में। ठीक है, 70 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिएगा 70 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे है, ठीक इस प्रकार से ऐसे है। ये सीढ़ी क्या है? 13 मीटर है। सीढ़ी कितना है? तो सीढ़ी दोस्तों 13 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। ठीक है भाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 13 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। अब कहा है कि जो सड़क के किनारे से सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। ये जो ऊंचाई दिया है यह कितना है? यह 12 मीटर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाता है, यानी यहीं से सड़क के किनारे दूसरी ओर लगाया जाता है यहीं से, तो यह केवल 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी तो वही है, सीढ़ी वही है, सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? 13 मीटर है। तो आपसे पूछा गया है सड़क की चौड़ाई बताइए। क्या बताना है? सड़क की चौड़ाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यह पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 त्रिभुज। एक तो त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक, एक त्रिभुज ये बन रहा है। अब दोनों ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोनों में, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज हैं। अब देखिए 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अगर यह 5 है यह 13 है तो भाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, अच्छा 5 12 13 ट्रिपलेट है, यह 12 है, भाई 13 है, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो 12 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 + 5 यानी 17 मीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 मीटर। क्लियर है? 17 मीटर सड़क की चौड़ाई है। सड़क की चौड़ाई कितनी है तो आप बताइए भैया? 17 मीटर सड़क की चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, जो कि हम लोगों ने बिना किसी फार्मूला के ही इस सवाल को हल कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको लगा सकते हैं दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है जरा पहले समझते हैं। अगर हम पहली त्रिभुजाकार संख्या की बात करते हैं तो पहली त्रिभुजाकार संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। दूसरी त्रिभुजाकार संख्या क्या हो जाएगी? 0 + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तीसरी त्रिभुजाकार संख्या की बात करेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा? 0 + 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 1 3। अगर हम चौथी त्रिभुजाकार संख्या की बात करेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 6 हो जाएगा। चौथी और पांचवी त्रिभुजाकार संख्या की बात करेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो क्या हो जाएगा? 4 3 7 3 10 हो जाएगा।
10 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप यहाँ से छठवीं निकालना चाहेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + का 5, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जा रहा है, 5 × 9, 9 × 3 12, 12 × 2 14, 1 15 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार संख्या ऐसे निकलते हैं। पहली त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है, तो पहली त्रिभुजाकार संख्या तो 0 है। इसी क्रम में आप 0, दूसरा पर निकालना हो तो 0 + 1, तीसरा निकालना हो तो 0 + 1 + 2, जितना निकालना है उससे एक कम में जोड़ते हैं। देखिए, अगर दूसरी निकाल रहे हैं तो 0 + 1 जोड़े हैं, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूछा कौन सा त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। देखिए, 3 है, बिल्कुल है, 3 तो है, 3 है, और 15 है, बिल्कुल है, 10 है, बिल्कुल है। क्या 5 त्रिभुजाकार संख्या है? कहीं 5 आया है इसमें? नहीं आया। 1 के बाद 3 के बाद 6 के बाद 10 के बाद 15 आ रहा है। त्रिभुजाकार संख्या 5 दोस्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? एक बार बताएंगे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा हमें, फिगर को बनाएंगे हम। कहा गया है इसमें कि वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DE से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। पहले नंबर यहाँ पर एक वृत्त है, इस प्रकार से सर्कल है। चलिएगा, इस प्रकार से सर्कल है, और यहाँ पर बोला गया है कि AB स्पर्श रेखा DE से बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। AB एक स्पर्श रेखा है। AB जो है, यहाँ से AB जो है इस प्रकार से यहाँ पर खींचा गया है। यहाँ पर एक बिंदु D है, एक स्पर्श रेखा DE इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसको यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, E है दोस्त। क्लियर है? इस प्रकार से फिगर है इसका। अब बताया है इसमें कि AB जो है 12 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना है, ये तो 12 सेंटीमीटर हो गया। DE क्या है, ये क्या है, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो BD की लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं x है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसका तरीका क्या होता है, इसको लगाने का तरीका क्या होता है, बस एक ही बात याद रखेंगे, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। यह स्पर्श रेखा है। ठीक है, यह स्पर्श रेखा हो गया। तो स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर ये पूरा, समझेंगे यहाँ पर, ये पूरा गुणे बाहर, पूरा गुणे क्या होता है, बाहर, पूरा गुणे बाहर वाला। ठीक है, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बराबर पूरा का मतलब क्या हो जाएगा, 12 + x, 12 + का x गुणे बाहर क्या है, x है। अब यहाँ से हल करेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको हल करने का आसान तरीका क्या है, ऑप्शन उठा लीजिए, कोई विकल्प उठाइए। यहाँ पर x का मान रखिए 64 के बराबर, जिस विकल्प को रखने पर आता है वही इसका उत्तर हो जाएगा। हम 4 को चेक कर लेते हैं। मानते हैं कि जो x का मान है 4 है, तो 4 यहाँ पर जब रखेंगे तो 12 4 हो जाएगा 16, यहाँ भी 4 रखेंगे तो 16 का गुना 4 में करेंगे, 16 चौको 64 हो जाएगा। 64 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे, कोई दिक्कत? जिनको सवाल समझ में आया है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिनको भी सवाल समझ में आया है एक बार सभी प्यारे दोस्त कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की,
लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक उमर है और एक कौन है? अविनाश है। अब यहीं से दोस्त अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, यहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी 10 संबंधे 10 संबंधे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 हो जाएगा। हुआ क्या कि 8 महीना के बाद अविनाश ने अपना पैसा वापस ले लिया। यानी अविनाश का जो पैसा लगा था वह केवल 8 महीने का था, 8 महीने तक लगा था, लेकिन पूरे हिसाब कब हुआ है? 12 महीने का। तो 12 महीने बाद ये तो इसका पैसा 12 महीने तक लगा था, इसका पैसा 12 माह तक लगा था। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए। देखिए 12 दहिया में 120 हो जाएगा और 15 बाटे 120 यहाँ से हो जा रहा है। यानी 1 संबंधी 1 के अनुपात में बांटा जाएगा दोस्तों। 1 संबंधी 1 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। क्या x-5 सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है। देखिए पूछा है क्या x-5 एक सम संख्या है? x क्या है? एक वास्तविक संख्या है। देखिए अब यहाँ पर बोला है कि x-15 एक पूर्णांक है, इसमें पूर्णांक की बात कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर x का मान कुछ भी लेते हैं, मान के चलिए हम 1 ले लेते हैं, 1 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 14 आएगा, यहाँ सम तो आ रहा है। लेकिन अगर हम x का मान 2 ले लें, 2 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 13 आएगा। ये तो विषम हो गया। यानी पहले से हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि ये सम है, ठीक है, पहले से हम कन्फर्म नहीं बता सकते, यानी पहला इसका नहीं जवाब होगा, ठीक है। लेकिन यहीं हम दूसरे की विकल्प की बात करें, अगर दूसरे कथन की बात करें, कह रहा है कि यहाँ पर माइनस है, x-10 क्या है? एक विषम संख्या है। विषम कब आएगा? है एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है, ठीक है। यह क्या है दोस्त? एक विषम संख्या है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि यह जो है x-5 क्या है? एक क्या है? सम संख्या है। कैसे है? देखिए यह एक विषम संख्या है, यानी x का मान हम क्या रख रहे हैं? x का मान हम अगर 1 रखेंगे, 1 माइनस का 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9 होगा। 9 क्या है? एक विषम संख्या है। अगर 1 का मान यहाँ पर रखेंगे, या सॉरी x का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 माइनस का 5 यानी क्या हो जाएगा? माइनस का 4 होगा। क्या है? माइनस का 4। -4 जो है एक सम संख्या है दोस्तों। तो इस दूसरे कथन से हम बता सकते हैं, यानी उत्तर देने के लिए कथन 1 पर्याप्त नहीं है, जबकि 2 क्या है? पर्याप्त है, ठीक है। कोई दिक्कत? केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला अपर्याप्त है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सही है दोस्तों? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है क्या चीज़? 29/6 बराबर 53/12। 53/12 दिया गया है और यहीं दिया गया है 29/6 बराबर 43/12 दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये दिया है 29/6 ग्रेटर देन 43/12।
43/12 और 29/6 लेस देन 43/12। चलिए इसमें कौन सा सही है आपसे पूछा गया है। अब 29/6 53/12, क्या ये दोनों बराबर हैं? बताइए, क्या यह दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। तो पहला विकल्प तो इसका कट जाएगा। 29/6 43/12 क्या बराबर हैं? ये भी बराबर नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बात आता है इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। देखिए कैसे चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है, इसका गुणाधर कर दीजिए 12 का, इसका धर कर दीजिए। तो 12 9 108 की 8 हासिल का 10, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 24 और 10 34, 348। 6 का इधर गुना करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 6 चौक 24 1 25, 348 258 से बड़ा है, यहाँ पर बोला है बड़ा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है। धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्त हम यहाँ से धरित्री की वर्तमान आयु क्या मान लें? यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। धरित्री की जो वर्तमान आयु है क्या है? यक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, यक्स मान ले रहे हैं। तो इन दोनों की जो आयु का योगफल है क्या है? 61 है। आयु का योगफल क्या है? 61 है। तो यूनिस की आयु क्या हो जाएगा? यूनिस की आयु हो जाएगा 61 माइनस का यक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोला गया है अब से 3 वर्ष बाद, 3 साल जब बाद जाएंगे तो हर एक व्यक्ति 3 साल बड़ा होगा, यानी धरित्री का आयु क्या हो जाएगा? यक्स प्लस का 3 हो जाएगा। अब से 3 साल बाद क्या बोला गया है? धरित्री की जो आयु है यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम है। तो यूनिस की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिस की आयु क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए भाई? 61 माइनस का यक्स, ये वर्तमान आयु है। 3 साल बाद जाएंगे, 3 साल प्लस करेंगे, 3 साल प्लस करेंगे और इनकी आयु के 2 गुना से 8 साल कम है तो 8 साल घटा देंगे यहाँ से। अब ये दोनों उम्र क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों उम्र क्या हो जाएंगे? तो यहाँ से दोनों उम्र यहाँ पर बराबर हो जाएंगे दोस्तों। अब इसका गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा भैया यक्स प्लस का 3 और बराबर 61 दूना क्या हो जाएगा? 122, 122 माइनस का 2x और प्लस का 6 माइनस का 8। 6 में से 8 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। 22 में से घटा देंगे माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा? 120 बचेगा। यहाँ पर 120 बचेगा। 120 इसको जब इधर लेकर जाएंगे 2x को, तो हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 1x 3x हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर बचा है 120। 120 में से जब 3 घटेगा तो 117 बचेगा, यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 2 11, 3 9 27। यक्स का मान कितना हो गया? 39 हो गया। यानी धरित्री की वर्तमान आयु हमने क्या माना था? यक्स माना था। तो यक्स का मान कितना आ गया है? 39। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, 39 वर्ष। कितना वर्ष? 39 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? अपरिमेय संख्या कैसे पहचान करते हैं समझिएगा। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 है, ठीक है, 3 है, 6 7 है और 8 है, इनमें से कोई भी आता है तो वह स्क्वायर वह जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो देखिए कौन इसमें सही उत्तर हो जाएगा? इकाई का अंक यहाँ पर 4 है तो बनेगा, ये यहाँ पर 8 है, ये नहीं बनेगा।
तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। यही जो है किस वर्गमूल का अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल का अपरिमेय संख्या होगा यहीं पर, ठीक है, 2048, ठीक है। इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आता है तो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। बस यही कंसेप्ट लगाना था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का समय लेती है? तो 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। देखिए, जब रेलगाड़ी चली होगी दोस्तों, जब रेलगाड़ी यहाँ पर चली है, तो रेलगाड़ी जब यहाँ पर चल रही है और एक पुल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पुल है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की जो भी लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई को हम x मान लेते हैं। पुल क्या है? 100 मीटर है। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 100 प्लस का x हो जाएगा, 100 प्लस x। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई होती है, पुल की लंबाई होती है, दोनों का लंबाई जुटेगा तो ही टोटल लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे भैया 100 प्लस का x। आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। अगले समय कितना? 10 सेकंड का लग रहा है। 18 × 18, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, यानी 250 हो जाएगा। 250 x बराबर क्या हो जाएगा? 100 को इधर लेकर आएंगे, घटा देंगे, 250 में से 100 घटेगा तो क्या बचेगा? 150। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है। कितना मीटर? 150 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। मजदूरों के 2 प्रकार हैं दोस्तों, एक प्रकार को ए मान लेते हैं और दूसरे प्रकार को बी मान लेते हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। और दूसरा प्रकार के मजदूर की क्षमता 1, इसकी क्षमता कितना है? 3 हो जाएगा। पहले प्रकार के 12 मजदूर, भाई 12 मजदूर काम कर रहे हैं 3 की क्षमता से, कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन में काम को पूरा करते हैं तो टोटल काम इतना हो जाएगा। टोटल काम इतना हो गया। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर, 4 पहले प्रकार के मजदूर, 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा? पहले प्रकार के 4 मजदूर 3 की क्षमता से काम करेंगे, प्लस दूसरे प्रकार के मजदूर 8 1 की क्षमता से काम करेंगे। टोटल कितना दिन लगेगा? 1 दिन लगेगा। ठीक, यहाँ से इसको 4 × 12, 12 × 8 = 20, ये हो जाएगा 20 x। यहाँ से काटेंगे, कटेगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, यानी कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा दोस्तों। 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 2 व्यक्ति हैं, विराट है और मोहिंदर है। 5 साल पहले, ये 2 नहीं है, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या है? विराट की क्या बताना है दोस्तों? तो विराट की यहाँ पर वर्तमान आयु बतानी है। विराट का क्या बताना है? वर्तमान आयु बताना है। तो इसका आंसर आप लोग ज़रा बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर कितना होगा। इसका जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, आयु से रिलेटेड प्रश्न है, एक बार आप लोग भी प्रयास करिए। चलिए, उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे।
दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। दो अंकों की वह संख्या ज्ञात करिए जो इनके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। अब यहाँ पर देखिए 48 है, 48 का अंकों का जब गुणनफल करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा। अब 32 का 3 गुना करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो गलत इसका हो जाएगा आंसर। अब इसका करेंगे 2 गुना 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका 3 गुना करेंगे 8 तिया 24 हो रहा है। तो अंकों के गुणनफल का 3 गुना हो रहा है दोस्तों 24, तो इसका मतलब 24 ही इसका सही उत्तर है। 24 ही दोस्तों इसका राइट आंसर है। क्लियर है? एक बार दोस्त आप लोग भी बताते रहें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग अपनी फीलिंग ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज बताइए। ये जो 1600 रुपये है 100% का मान है, 100% का मान है। ठीक है, तो 6 पंजे 30, 30% का मान निकालना है दोस्तों, आपको 30% का मान निकालना है। जो ब्याज होता है दोस्त, जो ब्याज होता है वो क्या होता है, ब्याज हमेशा RT% होता है। R गुणे टी, R का गुना टी में करेंगे तो हमेशा ब्याज निकल के आता है। तो 6 पंजे 30% ब्याज हैं। अब 1600 रुपये का 30% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 480 रुपया। ठीक है, ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, तो 480 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। 3 बंदे हैं, तपस है, अभी है और ऋषि हैं। तपस को केक का 1/2 भाग, 1/2 भाग और ऋषि को 1/3 भाग, 1/3 भाग मिलता है। शेष अभी को प्राप्त हुआ। अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ, तो हम पहले ये देखें टोटल केक है कितना। तो ये जो नीचे 2 और 3 है इसका लॉसन निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल केक कितने भाग, कितना है, 6 भाग है। 6 में से 1/2 भाग किसको मिला है, तपस को मिला है, यानी किसका, तपस को कितना मिला है, 3 भाग। ठीक है, यहीं पर अगर बात करें ऋषि को, तो ऋषि को कितना मिला है, 1/3 मतलब 2 भाग। अब शेष कितना बच गया, देखिए यहाँ पर 5 भाग बट गया, 1 भाग बच गया किसका, 6 का। तो 1/6 भाग किसको प्राप्त हुआ होगा, अभी को। 1/6 यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। यहाँ पर 1/6 लिखा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, 1/6 लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें जोड़ने पर 1 बन जाता है। नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें, यहाँ पर सवाल में थोड़ा दोस्तों यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ था तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा गलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एक बागीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है, भाई मैंगो है और यहाँ पर नीम है, 8:11 के अनुपात में लगाए हैं। टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 11 8 19, 19 का मान कितना है, 361 दिया है, 361 है। ठीक है, 361 है। तो क्या पूछा गया है, बगीचे में नीम के पौधे बताइए कितने हैं, भाई 11 का मान पूछा गया है। तो जो ऑप्शन 11 से कट गया वही इसका आंसर है। तो 11 से कौन कटेगा, 9 2 11, ये तो कट रहा है, और 2 1 3 ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 209 पौधे लगाए गए हैं। क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पूछा गया है ना नीम के पौधे कितने पौधे लगाए गए हैं, तो नीम के पौधों का अनुपात कितना, 11 है। तो 11 से जो विकल्प कटेगा वही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था।
यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि बताइए। पहले ध्यान से समझेंगे दोस्तों, क्या बोला गया इसमें। निवेश किया गया है 4 वर्ष के लिए 7.5% के हिसाब से, 7 चौक 28 दूध 30, यानी जो ब्याज का परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा 30%। कह रहा है अगर 5 साल के लिए निवेश किया गया होता तो 5 पचे 25 के 5 हासिल का दूँ, 5 सते 35 दूँ 37, 37.5% आता। कितना अधिक मिलता ब्याज यहाँ पर, तो 7.5% अधिक मिलता। ये किसके बराबर है, तो 375 के बराबर है। ठीक है, 375 के बराबर है। तो 100% का मान निकाल देंगे, क्योंकि पूछा गया है निवेश की गई राशि कितनी थी। तो 375 बटे 7.5 गुना 100, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा ऊपर। 15 से काटेंगे 15 पाँचे 75, 15 दूना 30, 15 पाँचे 75, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 का गुना 1000 में तो 5000। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, 5000। क्लियर है। चलिए, ये 25 प्रश्न हम लोग किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों के जवाब बना पाए हैं, एक हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो प्रश्न हमने आपको होमवर्क में दिया है उसका भी आप लोग आंसर ज़रूर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस को लेकर। तो अभी आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, कल फिर मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।